दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। हाल ही में हुई कुछ घटना का जिक्र मैं करता हूं और इस समय अगर हम बात करें तो केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी घटना एक हुई है 5 जनवरी 2022 को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंजाब की यात्रा पर गए थे और वहां वे बठिंडा से फिरोजपुर जाना था। उन्हें दरअसल हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के कार्यक्रम में वे भाग लेने जा रहे थे। मौसम खराब था, लेकिन इसी वजह से उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा और सड़क मार्ग से जाते वक्त प्यारेआना गांव के पास में फ्लाईओवर पे उन्हें 20 मिनट तक रुकना पड़ा, क्योंकि कथित किसानों ने वहां रास्ता रोक दिया था। वे आंदोलन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें जो विदेश में 1 साल तक किसान आंदोलन देश ने जो देखा है, उसी की वह अगली कड़ी थी। उनको अपनी मांगे और मनवानी है। बहरहाल वो जो भी मसला रहा हो, एक वो घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक और घटना का जिक्र मैं करता हूँ जो अभी 7 जनवरी 2022 को हुई है, जब कोलकाता के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री को शुभारंभ करना था। उस कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी भी मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद में ममता बनर्जी ने वहां कहा कि वे तो इस संस्थान का उद्घाटन पहले ही कर चुकी है। कोविड के दौरान कोविड सेंटर बनाया जाना था, तो हमने इसका उद्घाटन कर दिया। उनका आशय ये थे कि अब इस कार्यक्रम की कोई तुक नहीं है, प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे पहले एक और घटना का उल्लेख मैं करके आपको याद दिलाना चाहूंगा। 28 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे थे और उस वक्त प्रसंग था यास चक्रवात से जो नुकसान हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसका आकलन करने वे हवाई सर्वे करने वहां पहुंचे थे। कलकत्ता में उन्हें मीटिंग लेनी थी, अधिकारियों की मीटिंग भी ली गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसमें आमंत्रित थी, लेकिन वह नहीं गई और ऐन वक्त पर पहुंची और अपने दस्तावेज सौंपकर मीटिंग में भाग लिए बिना, वहां बैठे बिना वापस चली गई। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी दूसरी जरूरी मीटिंग में जाना है जो पहले से तय थी। एक और घटना आपको याद दिलाना चाहूंगा। 14 जून 2021 को ही फिल्म जगत के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। उससे पहले उनकी सचिव खुदकुशी कर चुकी थी। संदिग्ध मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और जब सीबीआई ने जांच प्रारंभ की, उसके बाद में उनका एक दल जब बॉम्बे गया तो वहां महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने सीबीआई के दल को 14 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया था। उन्हें जांच कार्य नहीं करने दिया गया। यूं देखें तो इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप गौर करें तो आप पाते हैं कि ये सारी की सारी घटनाएं केंद्र की प्रभुसत्ता के खिलाफ, केंद्र सरकार के अस्तित्व के खिलाफ और केंद्र सरकार के मान सम्मान के खिलाफ जाकर घटित हुई है या अंजाम दिया गया, ऐसा जान पड़ता है। पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब की घटना की। पंजाब की घटना वाकई लोकतांत्रिक मुल्क में बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में जाता है, पहले से राज्य सरकार को सूचना रहती है, उसके प्रोटोकॉल होते हैं, उनके शिष्टाचार होते हैं, उनकी सुरक्षा से लेके तो हर मसले की एक एक मिनट की, एक एक गतिविधि की जानकारी राज्य सरकार के पास होती है। राज्य का पुलिस तंत्र, राज्य का प्रशासन तंत्र, एसपीजी, देश का गृह मंत्रालय, इन सबके बीच समन्वय से काम होता है और फिर जाकर प्रधानमंत्री की यात्रा तय होती है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से जाना अचानक तय किया, इसलिए राज्य सरकार उनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक से कर नहीं पाई, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा नहीं पाई। दरअसल बहुत बचकाना वजह ये लगती है।
होता यह है कि प्रधानमंत्री जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो वैकल्पिक 3 मार्गों की व्यवस्था वहां पर रहती है पहले से। जिस सड़क मार्ग को अचानक चुन लिया जाना बताया गया है, उस सड़क मार्ग पर अभ्यास हो चुका था। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर अक्सर इस तरह की गतिविधि होती है कि जिस मार्ग से उन्हें जाना रहता है वहां पर वाहनों के काफिले का अभ्यास किया जाता है। 1-2 बार वो हो चुका था। फिर उस दिन मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, हेलीकॉप्टर से जाना संभव नहीं था, इसलिए सड़क मार्ग चुना गया। डीजीपी को खबर की गई। डीजीपी ने, ताज्जुब की बात है कि प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को कतई निर्देशित नहीं किया। डीजीपी ने ये सहमति और स्वीकृति दी कि रास्ता क्लियर है, प्रधानमंत्री का काफिला गुजर सकता है वहां से। अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान दिए जाने लायक भी है और जो प्रधानमंत्री की गरिमा को चोट पहुंचाने का एक सीधा सीधा प्रयास साफ नजर आता है, ये भी इंगित करता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भाग लेना जरूरी नहीं समझा और वजह ये बताई गई कि उनके 2 सुरक्षा कर्मी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो एहतियातन वे नहीं जा रहे हैं। इस पर मैं बाद में आऊंगा कि ये तथ्य और ये कारण ये कितना कमजोर था और एक विशुद्ध ऐसा बहाना था जो छोटे बच्चे किया करते हैं। फिर डीजीपी ने जब क्लियरेंस दे दिया है तो रास्ते में पुलिस से उनके पास जानकारी होगी कि किसानों ने प्यारे आना का फ्लाईओवर रोक रखा है। डीजीपी ने यह बात एसपी जी को नहीं बताई। फिर जब काफिला वहां पहुंच गया और किसान प्रदर्शनकारी रास्ता रोके खड़े थे, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 20 मिनट सड़क पर इसलिए खड़े हैं कि उनके रास्ते में प्रदर्शनकारी आ गए हैं। प्रदर्शन करना लोकतंत्र में लोगों का हक है, उन्हें अधिकार है, पर उसके तौर तरीके होते हैं। वहां के लोगों ने अगर इन मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और उन्होंने रास्ता रोक लिया तो वो उनकी लापरवाही, उनका नादानीपन, कुछ भी कहें, लेकिन प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती, जिसे उसने रत्ती भर भी नहीं निभाया। आपको बता दें कि उस स्थान से, उस प्यारे आना के फ्लाईओवर से पाकिस्तान की सीमा बमुश्किल 23-25 किलोमीटर दूर है। किसान आंदोलन जो 1 साल तक चला है, जिसने दिल्ली के रास्ते रोक रखे थे, जहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते रहे, जहां पर निहंग सिखों ने एक व्यक्ति की बर्बरता से हत्या करके उसका शव टांग दिया था टेंट के बाहर, जो कथित किसान ट्रैक्टरों ट्रकों का काफिला लेकर दिल्ली में घुस गए थे, लाल किले पर आपत्तिजनक झंडा फहराया गया, नारेबाजी की गई, दिल्ली का जनजीवन जिन्होंने प्रभावित कर दिया, दिल्ली की सीमा 1 साल तक जिन्होंने सील रखी और किसी को आने जाने नहीं दिया, राजमार्ग को टेंट सिटी बना दिया, जहां पर कनाते लगाकर लंगर चलता रहा, जहां शराब परोसी जाती रही, जहां काजू मेवे पिस्ते खाए जाते रहे किसान आंदोलन के नाम पर। आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिदृश्य में और ऐसे परिवेश में और इस पृष्ठभूमि के साथ में अगर प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा हो रही है तो राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वह अतिरिक्त सावधानी, संयम, शिष्टाचार तो बढ़ते ही, सुरक्षा पर भी सख्ती रखे, लेकिन उसने पूरी तरह से इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने हो जाने दिया कि कुछ अगर हो जाता है तो ठीक है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बात मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के व्यवहार की करें तो उन्होंने बताया कि वे कोविड पॉजिटिव उनके सुरक्षाकर्मी हो जाने की वजह से प्रधानमंत्री की यात्रा में शरीक नहीं हो पाए। तो हम आपको बता दें कि इस घटना पर जब बवाल मचा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तत्काल आगे आए और उन्होंने बहुत भीड़ भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस समय वो कोविड पॉजिटिव जो उनके सुरक्षाकर्मी थे वो कारण उनके आड़े नहीं आया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था, यानी उन्हें कोई चिंता फिक्र किसी बात की थी ही नहीं। यह घटना भारतीय लोकतंत्र में बहुत गंभीर तौर पर याद रखी जाएगी और पंजाब के राजनीतिक इतिहास में एक कलंकपूर्ण घटना के तौर पर इसे याद रखा जाएगा कि कोई राज्य सरकार इस तरह से अपने प्रधानमंत्री के प्रति असम्मान प्रदर्शित कर सकती है, गैर जिम्मेदारी दिखा सकती है।
अरुचि दिखा सकती है, सौजन्य का, शिष्टाचार का, प्रोटोकॉल का किसी का पालन नहीं करती है। ऐसी घटना 7 जनवरी को जब हुई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया जा रहा था, तो ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री है वे फरमाती है कि इसका उद्घाटन पहले हो चुका है। यह भी आपत्तिजनक, यह भी केंद्र की सत्ता के खिलाफ और एक शिष्टाचार के खिलाफ साफ साफ संकेत है कि वे नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश एक संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र है, राज्य उनका हिस्सा है। सुशांत सिंह राजपूत के कथित मौत की जांच करने के लिए सीबीआई का दल जाता है, उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जबकि महाराष्ट्र से आने और जाने वालों को क्वारंटाइन करने का कतई ख्याल महाराष्ट्र सरकार को तब नहीं आ रहा था। इस तरह की घटनाएं अब देश में होने लगी है और ऐसा जान पड़ता है कि विपक्ष इस बात को पचा ही नहीं पा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उस निर्वाचित सरकार के मुखिया हैं जिसे इस देश के 37.36% लोगों ने चुना है। ये वे लोग हैं जिनके मतदान से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 303 सीटें मिली है और राजग की अगर बात करें तो गठबंधन को 353 सीटें मिली है। कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली है और जो उनका यूपीए है उस गठबंधन को 51 सीटें मिली है। लोकतंत्र का तकाजा है कि हम जो है जनादेश का सम्मान करें और 5 वर्ष तक उस सरकार को निर्बाध रूप से कामकाज करने दें। विपक्ष अपना दायित्व निभाए, जिन मुद्दों पर उसका विरोध और असहमति है उसे जताने का पूरा हक है। संसद है, सड़क पर भी प्रदर्शन किया जा सकता है, पर उसके भी तौर तरीके हैं। लेकिन आप उस सत्ता को स्वीकार नहीं करें और ये मानकर चलें कि अब आप अपनी मर्जी से चलेंगे और सारे तौर तरीके निजी राय से तय करेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो देश के प्रति जो सम्मान दुनिया में बड़ा है उस पर कहीं ना कहीं आंच आती है। लोग भारत का सम्मान करते हैं, भारत में हम सब शरीक हैं, राजनीतिक दल भी, आम आदमी भी, गरीब भी, अमीर भी, कारखानेदार भी, नौकरी पेशा भी, व्यापारी भी, उद्योगपति भी, सभी उसका हिस्सा है और उनके संयुक्त प्रयास से ही कोई चीज मुकम्मल होती है। अगर उस देश के मुखिया ने इस अपने जतन से, अपने प्रयासों से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी नीतियों से विश्व जनमानस में ये छाप छोड़ी है कि भारत एक सक्षम, समृद्ध, विकसित राष्ट्र है, तो हमें उस बात को, उस भावना को और आगे बढ़ाना चाहिए। उसे कम करने के लिए हम अगर कुछ भी आचरण करते हैं तो वह बर्दाश्त के बाहर है। बेशक लोकतांत्रिक मुल्क में मतदान के जरिए, चुनाव के जरिए ही हर बात का जवाब दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। लेकिन हम जिस तरह से राज्य सरकारें और विपक्ष आचरण कर रहा है, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही है, वे चिंता खड़ी करती है। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से असहमति के रास्ते खुले रखकर हम इसको, लोकतंत्र को और मजबूत करें और आगे ले जाएं और समृद्ध बनाएं। नमस्कार।